अब तक हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एट ए ग्लांस की चर्चा करने के क्रम में बैकड्रॉप्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात की। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे हम लोग बात की और अब हम लोग इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे बात करेंगे। जैसा कि हमने शुरू में आपको कहा कि दी वर्ड इम्पोर्टेंट मे बी रिलेटिव, और चूंकि हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा करते हुए विस्तार से सारी बातें की हैं, तो बहुत सारे फीचर्स उसमें ऑलरेडी स्टेटेड हैं। नाउ वी शैल talk about the important features. Before dividing it in terms of school, higher and teacher education, I would like to focus on the most important feature of the present national education policy. The first one is the structural change. Multidisciplinary, more options, not too much specialization, rather the general nature of education, and most importantly, doing away the affiliating nature of our college and university education system. As you must be knowing, when in 1857 we started our universities, universities, we adopted the pattern of London University, and the London University was of affiliating nature. And as I have come to know, after few years of advent of universities in India, the London University also left its affiliating nature. Rather, it removed its affiliating nature. So the mistake we made, we are talking of Nalanda Vikramshila today, but we could not adopt due to the impact of neo-colonialism, the other nature of the university. Even the model of Oxbridge, Oxford and Cambridge together, Bologna and any important Western universities was not adopted, rather the affiliating nature of university was adopted. और आज भी हमारा जो बल्क है एजुकेशन सिस्टम का वो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के सहारे ही है, और एफिलिएटिंग नेचर को दूर करके क्वालिटी को इन्हांस किया जा सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और इसीलिए हमने अब इनसाइट लेके नालंदा और विक्रमशिला की तरफ, सो दिस इज द मेजर चेंज एंड सर्टेनली इट विल इम्प्रूव द लेवल ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ग्रेजुअली हम ऑटोनोमस और यूनिटरी यूनिवर्सिटी की तरफ यदि बढ़ेंगे तो स्ट्रक्चरल चेंज इज द बिगेस्ट फीचर ऑफ this entire new education policy as I understand. And not only in higher education through the autonomous and unitary nature of university or modifying it, but also in terms of the school education, we are moving towards 5+3
+3 +4 instead of 10 +2. 3 preschool years and 2 class 1 and class 2, इसको मिला के 5 years एक बंच बनाया, जिसमें नरेट हुआ 1986 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी, ईयरली चाइल्डहुड केयर. But it is going to be a challenging aspect, how it will be implemented. So many manpower is required in the system, so many money is needed in order to implement it. But it's a brilliant idea. And not only in terms of the further stage, 3 +3 +4 is also very much related to the developmental nature of psychology. Though we usually more discuss about the intellectual development aspect, और हम जीन पियाजे की भी बात करें तो वो जो फॉर्मर ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करता है, उन सारे स्टेजेस को ध्यान में दें. हालांकि हमें चाहिए कि हम ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के, चाहे वो इमोशनल हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे हम लोग बाद में 4th सबहेड में हम इस पे ज़्यादा विस्तार से बात करने वाले हैं. तो उस पर जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट ज़रूरी है, फिजिकल डेवलपमेंट ज़रूरी है. लेकिन यदि हम एजुकेशनल डेवलपमेंट की ही बात करें तो एजुकेशन हमेशा मेमोरी से स्टार्ट होके क्रिएटिव पावर, इमेजिनेशन पावर, जिसको हम लोग कहते हैं कि यदि कोई नॉलेज कंस्ट्रक्ट भी करना है तो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑप्टिमम मेमोरी चाहिए, ऑप्टिमम नॉलेज चाहिए. तो स्टेजेस का अपना एक साइकोलॉजिकल नेचर है, डेवलपमेंट का अपना एक नेचर है. और खास के लैंग्वेज की बात इन्होंने की है 1 से 8 साल तक. लैंग्वेज डेवलपमेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इशू, और ये तो शुरू से अंत तक इन्होंने लैंग्वेज पे बहुत अच्छा डाला है, क्योंकि एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक साइंटिस्ट हो, कम्युनिकेशन का स्किल सब में होना चाहिए, ये हमारी पॉलिसी मानती है. सो स्ट्रक्चरल चेंज इज द बिगेस्ट फीचर ऑफ द प्रेजेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज आई परसीव, फॉलोड बाय 6% ऑफ GDP. हालांकि इन्होंने स्टेट का लुकना लगा दिया है. अब स्टेट और सेंटर के बीच में ये कैसे कोऑर्डिनेशन होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा. सो नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ 6% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन, आई एम ए लिटिल बिट हेजिटेंट दैट हाउ इट विल बी डील्ड विथ. अभी स्कूल एजुकेशन की हम लोग बात करें तो ये हमने वहाँ भी बहुत विस्तार से बात की. लैंग्वेज एंड साइन लैंग्वेज इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं. ईयरलीहुड चाइल्ड केयर की बात या ईयरली चाइल्डहुड एजुकेशन, जिसको 3 साल पहले ले लिए. चेकिंग ड्रॉप आउट्स, ये जॉब इसके लिए भी मैकेनिज्म की बातें करता है, तो ये इसको सीरियसली इन्होंने लिया. इट्स इम्पोर्टेंट फीचर. फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्योंकि लिटरेसी कहीं ना कहीं मेमोरी से रिलेटेड है, लिटरेसी, और न्यूमरेसी भी मेमोरी से, लेकिन ऑप्टिमम नॉलेज. यदि हम नॉलेज के 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को जोड़ें तो एक लैंग्वेज है और दूसरा नंबर सिस्टम है. मतलब यदि ये कहें तो भाषा और गणित, और ये एंशियंट पीरियड से चला आ रहा है, तो इसको उन्होंने एक अलग से वेटेज दिया है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. फिर ये कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्यूरिकुलर एंड एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग. जब भी हम कंप्लीट मेन के कंसेप्ट की बात करते हैं तो क्यूरिकुलर और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर को अलग करके हम, और इन्होंने कहा भी है कि स्कूल का जो सिस्टम होगा, एक्रेडिटेशन होगा, क्वालिटी असेसमेंट होगा, उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से वो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाने की बात ये करते हैं. उसको हम लोग इवोल्यूशन वाले एस्पेक्ट में देखेंगे. लेकिन ये एक्स्ट्रा करिकुलर और क्यूरिकुलर एस्पेक्ट को
इंटीग्रेट करने की बात यदि ट्रू सेंस में किया जाए तो इट्स वेरी यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए कंप्लीट मैन. So integration of curricular and extracurricular aspect, it's a very important feature. NCF तो पहले भी था, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होना है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के थ्रू ही होना है. इन लोगों ने NCERT को इसकी जिम्मेवारी दे दी है. पहले भी 2005 का जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क था उसको भी उन्होंने डेवलप किया था, फिर स्टेट में डेवलप हुआ था. सेम मैकेनिज्म विल बी अडॉप्टेड. सो SCERT नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और उसके पैटर्न पे SCERTs ऑफ द स्टेट्स अपना जैसे बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क करके हम लोग उसको डेवलप करेंगे. एक्रीडेशन, अभी हमने बात की थी कि NAAC के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस तो एक्रीडेट हो रहे हैं, लेकिन ये स्कूल को भी एक्रीडेट करने की बात कर रहे हैं. लेकिन वहाँ भी हमारे जो एक ज़माने की बहुत बेहतरीन विश्वविद्यालय हैं, बेहतरीन कॉलेज हैं, वो लैग करते हैं सिर्फ टीचर की वजह से. तो जब भी आप एक्रीडेशन कराएं तो टीचर तो कम से कम ये गवर्नमेंट को देना है, खास के पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन को. तो इस पे एक्रीडेशन करने से पहले इस पे यदि ध्यान दिया जाए तो एक्रीडेशन विल बी मोर मीनिंगफुल. क्योंकि जब आप ऑप्टिमम सुविधा किसी संस्थान को नहीं देते हैं और दौड़ने के लिए कहते हैं प्रगति के पथ पे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. Only the head of the institution, without faculty, without infrastructure, without the supporting staff, cannot run in the race of accreditation and grading or place the institution seeks. Evaluation and examination, पहले भी हम लोग कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव की बात कर रहे हैं. इसमें इन्होंने होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, अभी हमने चर्चा भी की, उसकी बात तरफ इशारा करते हैं. वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये हायर एजुकेशन में भी है और ये यहाँ भी, और यहाँ से शुरू होना चाहिए. चूँकि 1968 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को यदि आप देखेंगे तो वहाँ भी गांधी के बेसिक एजुकेशन को कोट किया है. ठीक है, परिवर्तन शाश्वत है तो कुछ परिवर्तन हम करेंगे, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन का सेंट्रल आइडिया है दैट इज वेरी ब्रिलियंट. चाहे आप कंप्यूटर सिखाइए, तकली नहीं सिखाइए, खेती करना सिखाइए, कुछ बनाना सिखाइए, प्रोडक्टिव. क्योंकि गांधी का जो बेसिक एजुकेशन था वो प्रोडक्शन में बिलीव करता था और वो लेबर फोर्स की बात करता था, वो डिग्निटी ऑफ लेबर की बात करता था. और ये ट्रेनिंग भी है. यदि एक वैज्ञानिक भी एक आम रखने का जाला बना लेता है तो ऑफ कोर्स जब महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन म्यूजिक सुन के सारी चीज़ों को भूल जाते थे, तो ह्यूमन एस्पेक्ट हमने कहा भी है कि कंप्रिहेंसिव करेंगे, तो इस दिशा में भी वर्क करने की ज़रूरत है वोकेशनल. और इसमें इन्होंने लिया है ईयरली एजुकेशन इन मदर टंग, और उसमें ऑप्शंस इन्होंने दिया है रिड्यूसिंग करिकुलम और करिकुलम को एक्सपीरियंसल. ऑब्वियस है कि जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ हम जाएंगे तो हमें प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल वर्क करने के लिए हमको जगह ज़्यादा चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा चाहिए. और अभी हमने डिलिब्रेशन में ये भी कहा कि जो अच्छे अच्छे पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उनके पास भी स्पेस की कमी है, तो इस दिशा में भी देखने की ज़रूरत है. हम समझते हैं कि स्कूल एजुकेशन में ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं. यदि हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ें तो एक तो हमने शुरू में भी बहुत विस्तार से कह दिया है, वो वहाँ स्ट्रक्चरल चेंज, और फिर यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को एडॉप्ट करने का. ये ऑप्शन यदि आप देते हैं कि मैथमेटिक्स और म्यूजिक पढ़ सकता है, ये ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी में आप यदि देते हैं कि 1 साल के बाद भी छोड़ सके, हालांकि वो दूसरे पॉइंट में है, तो इट्स ए गुड आस्पेक्ट. इसके साथ साथ हमारी पॉलिसी में ही हो जाना चाहिए कि एक आदमी एक राहुल संकृत्यायन कितनी भाषा जानते थे. हमारे देश के बहुत सारे लोग बहुत भाषा जानते थे, बहुत सारे लोग ऑलराउंडर. तो कोई स्टूडेंट या टीचर या कोई भी हो
तो रेड टेपिज्म की वजह से उनको बहुत सारा परमिशन वगैरह नहीं, वो यदि कुछ एक साथ 2-3 चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो उनको ये भी अलाउ किया जाना चाहिए। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 50% ले जाना 2035 तक, ये भी इम्पोर्टेंट फीचर है। हम इंसाइट ले रहे हैं नियो कॉलोनिज्म के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, रिमूव करने के लिए। ये चाहे वो मल्टी डिसिप्लिन का अप्रोच हो या फिर और सारी बातें हों, वहाँ से हम लोगों ने ये इंसाइट ले रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट, अभी हमने बात कहा कि आप आधा पढ़ के जाइए, बल्कि ये कह रहा है कि यदि कोई वैज्ञानिक या कोई डॉक्टर चाहता है कि और लैंग्वेज सीखे तो उसके लिए ऑप्शन होगा, वो बाद में भी सीख सकता है, एक फेज में नहीं। यदि कोई कंस्ट्रेन आ गया, यदि हम लड़कियों और महिलाओं की बात करें तो उनका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसको भी ध्यान में रखें, तो बीच बीच में उनका एजुकेशन छूटता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि महिलाएं तो बहुत कम लौटती हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है कि यदि आपने थोड़ा पार्ट किया तो फिर बाद में आप लौट के उसको कर सकते हैं। सो इट्स ए वेरी ब्रिलियंट, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। डिग्री एट ऑल लेवल, हर लेवल पे डिग्री, उसी से रिलेटेड है ये भी। यदि आप 1 साल किया तो सर्टिफिकेट देते हैं, 2 साल में डिप्लोमा, फिर 3 साल में डिग्री, और 4 साल यदि करता है तो रिसर्च है, और उसको फिर पीजी के एडमिशन से भी आपने टैग कर दिया है या कोर्स करना चाहते हैं, और फिर इवन अपने बीएड से भी उसको टैग किया है। एकेडमिक बैंक, अभी ऐसा है कि आपका जैसे आप पैसा अकाउंट में जमा करते हैं वैसे ही आपने जो भी कमाया है एजुकेशन के रेस्पेक्ट में, डिग्री के रेस्पेक्ट में, वो उसके लिए एकेडमिक बैंक बनाने की बात है। न्यू रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, ये एक नई चीज़ है, इसमें बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा, हमने शुरू में भी कहा था, और पहले सब हेड में, दूसरे सब हेड में, और यहाँ भी हमने कहा था कि तीसरे सब हेड में इसको थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा समय देंगे। तो ये जो अब ये रेगुलेटरी सिस्टम जो हमारा डेवलप हुआ है, उस रेगुलेटरी सिस्टम में, रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन विल इंश्योर 4 डिस्टिंक्ट फंक्शंस। कई तरह के फंक्शंस जो हायर एजुकेशन थे उनको रेगुलेशन के तहत ही डाल के उन फंक्शंस के आधार पे 4 भाग में बांटा है। पहला फंक्शन है रेगुलेशन का, दूसरा फंक्शन है एक्रीडेशन का, तीसरा फंक्शन है फंडिंग का, और चौथा फंक्शन है एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग का। और ये चारों रेगुलेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो एक अम्ब्रेला बॉडी के अंदर में काम करेंगे, जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HECI। सो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में 4 बॉडी काम करेंगे जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड 4 एस्पेक्ट को, जिसको रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन का नाम दिया है, के माध्यम से हायर एजुकेशन सिस्टम हमारा संचालित होगा। पहला वर्टिकल जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो अम्ब्रेला बॉडी है जिसके अंदर में 4 बॉडी होंगे, उनका है पहला वर्टिकल नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, NHERC, और इट विल वर्क एज कॉमन सिंगल पॉइंट रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग टीचर एजुकेशन। जैसे टीचर एजुकेशन में कौन था, NCT, एग्रीकल्चर का भी उसमें आ जाएगा, बाकी और जो इधर बॉडीज थे हिस्ट्री से रिलेटेड या किसी और, तो सारे रेगुलेटिंग बॉडीज में चले आएंगे एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल। मेडिकल और लीगल एजुकेशन को इन्होंने अलग किया है, बाकी ये नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल के अंदर में सारे और जो पुराने हमारे रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे हमने NCT वगैरह का नाम दिया। दूसरा वर्टिकल होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में एक्रीडेशन काउंसिल। ऑब्वियस है इसका पर्पस क्या है एक्रीडेशन का, अब उसको नाम है NAC, NAC, नॉट NAC नहीं, NAC। तीसरा जो वर्टिकल है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत,
वो कौन सा फंक्शंस फुलफिल करेगा? वो फंडिंग करेगा और उसका नाम क्या होगा? हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। चौथा हमारा वर्टिकल होगा, वो भी वर्टिकल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हमारा अम्ब्रेला बॉडी है उसके अंदर में काम करेगा, उसका नाम होगा जनरल एजुकेशन काउंसिल। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये कह रहा है, ये रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन को डिफाइन करते हुए ये नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क will be formulated by the जनरल एजुकेशन काउंसिल। मतलब जनरल एजुकेशन काउंसिल भी एक बॉडी बनाएगी, उसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। नाम से भी है और इसके फंक्शंस, चूंकि ये जिस सब हेड में डाला गया उसका नाम ही है जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो और एक और काम ये करेगा, इट शैल बी इन सिंक विथ द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्योंकि जब हमको वोकेशनल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बीच के इंटर रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना होगा, तो ये दोनों बॉडी नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और इनसाइट या फिर इंटीग्रेट करने के लिए नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये दोनों यूज करने के लिए वोकेशनल एजुकेशन को ये बनाया जाएगा। बहुत सारे जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट पे कमेंट आया था उसको भी इन्होंने लिया है और ये किया है कि ICAR, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, NCT और NCVET एक्सेट्रा विल एट ए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज। मतलब ये सारे जो पुरानी बॉडीज हैं उनको एक बॉडी के तहत उसको नाम नया दे के कि सारे बॉडीज उसके पार्ट होंगे, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, और उसके अंदर में ये सारे जो पहले के रेगुलेटिंग बॉडीज हैं अदर देन द मेडिकल एंड द लॉ, दे विल बी इनवाइटेड टू बी द मेंबर ऑफ जनरल एजुकेशन काउंसिल। मतलब चूंकि वहाँ क्वालिफिकेशन का निर्धारण करना है, स्टैंडर्ड नॉर्म्स का निर्धारण करना है जनरल एजुकेशन काउंसिल का, तो उसके मेंबर होंगे, वहाँ ये लोग इनवाइट होंगे। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज विल सेट स्टैंडर्ड और expectations in particular field of learning and practice without playing any regulatory role। वो उनका रोल है भी, लेकिन रेगुलेशन में उनका रोल नहीं है, उनका रोल सजेशन में है, उनका रोल नॉर्म सेटिंग में है। तो बहुत था कि ये बॉडी सबको क्या किया जाएगा, उसका भी समाधान पॉलिसी ने ढूंढा है और ये किया है। ईच वर्टिकल, और ये वर्टिकल कौन कौन है, 4 बॉडी जो हमने नाम दिया, 4 in number, with Higher Education Council of India would take on a new single role in the new regulatory system। मतलब ये चारों अलग अलग काम करेंगे, लेकिन ये किसके अंडर में काम करेंगे, तो हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल बातें इम्प्लीमेंटेशन की दृष्टि से बाद में होगा, बट इट्स अ वेरी कम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट। मुझको लगता है कि ड्राफ्ट के रिकमेंडेशन, ड्राफ्ट के कमेंट के बाद इन लोगों ने इस पर काफ़ी काम किया है। हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इटसेल्फ विल बी रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द 4 वर्टिकल्स। मतलब ये चारों एरिया का या कोई भी जो डिस्प्यूट होगा, इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कौन करेगा, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सो हायर एजुकेशन काउंसिल के थ्रू रेगुलेशन होगा और रेगुलेशन के 4 पार्ट होंगे। वो पार्ट होंगे रेगुलेशन, एक्रीडेशन, फंडिंग, एकेडमिक स्टैंडर्ड सेटिंग, और इसके लिए जो सब्सिक्वेंटली या रेस्पेक्टिवली जो बॉडीज होंगे रेगुलेशन के लिए नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, एक्रीडेशन के लिए नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, फिर आपके फंडिंग के लिए हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, और फिर स्टैंडर्ड वगैरह सेटिंग के लिए जनरल एजुकेशन काउंसिल। और जनरल एजुकेशन काउंसिल वर्क करेगा नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के इंटीग्रेशन से।
So it's a very comprehensive aspect regarding the regulation of new education policy. So new regulatory system, वोकेशनल एजुकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन हमने अभी चर्चा की भी कि वो स्कूल एजुकेशन में तो है ही, हायर एजुकेशन में भी इसको ये धार देने की कोशिश की जाएगी। फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की चर्चा हमने वहाँ विस्तार से कर ली है, अब करने की ज़रूरत नहीं है। रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिटायर्ड टीचर्स, ये कोरोना काल में एक चीज़ बहुत समझ में आया कि यदि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से नहीं जुड़े, यदि हम अपने नेबरहुड का इस्तेमाल करें और नेबरहुड में जो रिटायर्ड मैन पावर है उसको चैनलाइज करें, तो इनफॉर्मल ढंग से हम लोग एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और संभव है कि इसको हम नॉन फॉर्मल मोड भी दे दें। तो ये एक आए कि रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिटायर्ड टीचर्स, और उनसे एक्सपीरियंस लिया जा सकता है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, उनके टीचिंग एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर ये कर्विंग ऑफ कमर्शियलाइजेशन, बट इट इज़ गोइंग टू बी ए ग्रेट चैलेंज। और हमने कहा कि और भी मेडिकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, डिस्टेंट एजुकेशन आदि में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन यही कह के हम अपनी बात अब ख़त्म करेंगे न्यू फीचर्स की। इन्होंने टीचर एजुकेशन पे भी बहुत ईमानदारी पूर्वक जो कमेंट्स गए हैं ड्राफ्ट पॉलिसी पे, उसमें काम किया है, और इन्होंने तीनों स्ट्रीम को बना के रखने की बात की है, 1 ईयर बीएड, 2 इयर्स बीएड एंड 4 इयर्स बीएड। और ये कैसे टीचर एजुकेशन भविष्य में बढ़ता है उसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने जब 1 ईयर से 2 इयर्स की तरफ स्विच ऑफ किया तो उसके लिए हमने बिगनिंग में प्रिपरेशन नहीं किया। जब भी हम बिना प्रिपरेशन के किसी प्लान या किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो कठिनाई होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रेजेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रादर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। थैंक यू वेरी मच।